नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में सरकार का गठन होने के बाद लंबे समय तक अनिल विज एक बड़ा मुद्दा हरियाणा की राजनीति में बने रहे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अनिल विज के द्वारा सरकार गठन होने के बाद मंत्री पद के बंटवारों के बावजूद गिरती हुई नजर आई। लेकिन अब हरियाणा की राजनीति में एक अहम मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है और वो मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष का। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष आखिर हरियाणा में कौन बनेगा? कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन सा वो चेहरा होगा जो इस पद पर आसीन होगा, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा? एक समय तक तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की भी चर्चाएं तेज हो चली थी कि वो सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे में एक वरिष्ठ नेता और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के साथ साथ उनको हरियाणा की राजनीति का अनुभव है, तो उनके नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आ रही थी। लेकिन मामला ठंडा होता हुआ नजर आया। अभी भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल फिर से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 13 नवंबर से हरियाणा में शीतकालीन सत्र का आरंभ होना है और ऐसे में शीतकालीन सत्र से पहले आखिर कांग्रेस किसके चेहरे पर नेता प्रतिपक्ष की मोहर लगाती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं? पहले देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान फंसी हुई नजर आई अनिल विज की बगावत को लेकर, लेकिन उसके बावजूद अनिल विज फिर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए। लेकिन अब हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अभी भी ठीक तरह से विचार नहीं कर पा रही है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा। क्या लगता है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर कोई नया चेहरा यहाँ पर आजमाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल। और मनीष, यहाँ पर जाहिर बात है कि हरियाणा को लेकर अभी भी हम पूरे माहौल को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर जो नायब सिंह सैनी सरकार है बहुत कंफर्टेबल होकर सरकार चला रही है। आप देखिए, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक के बाद एक विवाद कहीं ना कहीं उनके साथ में जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। नायब सिंह सैनी ने जब पहली कैबिनेट मीटिंग की थी, आपको अगर याद हो उस समय, और तमाम सारे दर्शकों को भी याद होगा कि आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने कहा था कि भाई अब आरक्षण में भी आरक्षण की जो परंपरा है वो हरियाणा से हम शुरू करेंगे और जो 36 जातियां ऐसी हैं जिनको अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको 10% लाभ हम दिलवा के रहेंगे। उसके बाद आपने देखा कि मायावती नाराज हो गई, खुलेआम उन्होंने बयानबाजी की। इतना ही नहीं बल्कि चिराग पासवान जो खुद एनडीए का हिस्सा है बिहार में, वो भी इसके ऊपर बात कहते हुए नजर आए कि भाई जो चाहे वो करें, लेकिन हम आरक्षण के इस तरह से वर्गीकरण को किए जाने के खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो यहाँ बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलात हो गई कि भाई अपने ही सहयोगी दल कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी खड़ी करने लग गए। इसके अलावा आप देखिए, अनिल विज कुछ दिनों पहले ही ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई मुझे हरवाने के लिए शासन प्रशासन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, साजिश रची गई थी और मुझे पूरी तरह से फंसाने के लिए दंगों का भी प्लान किया गया था। अब जरा मनीष आप ये बताइए कि भाई आखिर अनिल विज को कौन फंसाना चाहता था? उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया तो क्या वो सीधे तौर पर अपनी सरकार को भी निशाना साध रहे हैं? क्या नायब सिंह सैनी को भी निशाना साध रहे हैं? तो आप देखिए कि आपस का जो गठजोड़ होना चाहिए, आपस का जो तालमेल होना चाहिए मनीष, वो एकदम दिखाई नहीं पड़ता है, एकदम नजर नहीं आता है, क्योंकि बारंबार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। कभी राव इंद्रजीत नाराज हो जाते हैं तो कभी अनिल विज खफा हो जाते हैं तो कभी नायब सिंह सैनी गलत कह सकते हैं जुबानी बयान करते हुए नजर आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में लगातार यही मान के चला जा रहा है कि भाई हरियाणा की जो सरकार है, नायब सिंह सैनी जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, क्या पूर्ण समय का कार्य यानी कि 5 साल तक का जो कार्यकाल है क्या पूरा कर पाए? क्योंकि उनके साथ जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से नाराज दिखाई पड़ते हैं। आप तमाम नेताओं के बारे में जिक्र कर सकते हैं। राव इंद्रजीत ने शुरुआत में ही कहा था कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो अहिरवाल जो कह सकते हैं बेल्ट है वहां से होना चाहिए। हर बार हम आपको जीत दिलाते हैं, हर बार हम आपको सरकार बनाने में मदद करते हैं। आप देखिए कि अभी भी 11 में से जो 10 सीटें हैं वो अहिरवाल जो बेल्ट है वहां की बीजेपी को मिली है। तो इसी सबब वो भी चाहते थे कि भाई कम से कम उनको एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में 2013 में वो शामिल हुए थे। लेकिन एक बार भी ऐसा वक्त नहीं आया जब उनके पक्ष में बीजेपी के लोग खड़े हुए हों, क्योंकि जब से वो बीजेपी के अंदर आए आप देखिए बीजेपी बारंबार यानी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में सफल रही है, लेकिन अभी तक राव इंद्रजीत के बारे में या उनको लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ा ऐलान नहीं हुआ। तो ऐसे में कहा जा सकता है मनीष कि यहाँ पर जो
नायब सिंह सैनी सरकार है, 1 महीने के अंदर ही उसके रंग ढंग दिखाई देने पड़ने लग गए हैं और यहाँ पर जिस तरह से आपस में मनमुटाव दिखाई पड़ता है, ये माना जा सकता है कि आने वाले दिन नायब सिंह सैनी सरकार के लिए बेहतर नहीं होने वाले। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में नायब सिंह सैनी की सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से सर ने कहा कि 5 साल का कार्यकाल भी पूरा लगता है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से नायब सिंह सैनी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, वहीं अनिल विज बागी हो जाते हैं, राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह से पहले बागी होते हुए नजर आ रहे थे, तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति फिलहाल हरियाणा के अंदर बेहतर नहीं है। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष की यहाँ पर बात कर ली जाए तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से एक काबिल चेहरा है और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर विचार करने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से अब कांग्रेस मंथन करती हुई लंबे समय से नजर आ रही है, तो हो सकता है कि हरियाणा की राजनीति में कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के लिए उतारती हुई नजर आए जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चौंकती हुई नजर आए। तो सर क्या लगता है, क्या वो चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कौन सा होगा जिसको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, चेहरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए हम सबसे बड़ी बात करते हैं दबाव की, किसका ज्यादा रसूख है, कौन ज्यादा दबदबा अपना बनाए रखता है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आपने देखा, शुरुआत से जब चुनाव हो रहे थे 90 में से 72-74 सीटें सिर्फ उनको आवंटित करने का मौका दिया गया। तो आप ये समझिए कि उनकी जो कह सकते हैं पैठ है वो इतनी मजबूत है कि उनके सामने कोई बाकी नेता टिक नहीं पाता। आपने देखा कि जो 35-36 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास हैं उसमें सबसे अधिक भूमिका नजर आती है हुड्डा की, क्योंकि उनके ग्रुप से लगभग 34-35 जीते हैं, 37-38 सारे विधायक जीते कांग्रेस पार्टी के। तो आप मानकर चलिए 90+ रिजल्ट कहने के हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी को लाकर दिया है। अब ऐसे में सीधा स्पष्ट हो जाता है कि चलिए चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन उनके गुट से अगर कोई नेता बनता है तो ये भी उनके लिए बड़ी बात होने वाली है। क्योंकि आपने देखा कि चुनाव से पहले शैलजा और कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो तकरार देखने को मिल रही थी, लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही थी। शैलजा कभी ये कह रही थी कि भाई 2 साल से मेरी मुलाकात जो है वो कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं हुई है। इसके अलावा सुरजेवाला जो है वो अलग कहानी कहते हुए नजर आते थे। तो ये लगातार कांग्रेस पार्टी में जो बिखराव रहा, क्योंकि आपको अगर याद हो कि जब चुनाव हो रहा था हरियाणा के अंदर तो किसी भी मीडिया चैनल की इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो बीजेपी को वहां पर जीतता हुआ दिखा दे। सभी के सर्वे कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव का समीकरण बदला, जब परिणाम आने के बाद, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी को भी हैरानी हो गई कि भाई हम पूर्ण बहुमत वाली सरकार में आ गए। तो यहाँ तमाम चीज़ें ये सुनने को मिली, देखने को मिली कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो तालमेल होना चाहिए, जो नेताओं का एक दूसरे के साथ में हाथ पकड़ के आगे पार्टी को लेके जाना चाहिए, उससे ज्यादा उनका जो इंटरेस्ट था वो खुद की पॉलिटिक्स में नजर आता था। राहुल गांधी ने भी बाद में ये बात कही कि हरियाणा के अंदर लोगों का, हमारे नेताओं का नजरिया अपने आप को आगे रखने का था, पार्टी कहीं पीछे छूट गई थी। तो यही हार की सबसे बड़ी वजह रही। क्योंकि अगर हम वोट परसेंट की बात करें मनीष, तो लगभग 40% के आसपास अगर बीजेपी है तो 40% के आसपास कांग्रेस पार्टी भी नजर आती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी, कांग्रेस पार्टी का जो मैनेजमेंट था वो बेहतर नहीं दिखाई पड़ा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर हार होती हुई दिखाई पड़ी। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट ठीक ना होने के कारण कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिस तरह से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो स्थिति साफ है कि जिस तरह से सर ने समझाया कि हरियाणा के अंदर हुड्डा का जो दबदबा है वो काफी ज्यादा मजबूत है। और देखा जाए तो कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला या और कोई भी कांग्रेस का बड़ा चेहरा उतना दबदबा या उतना रसूख हरियाणा की राजनीति में नहीं रखता जितना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखते हैं। तो ऐसे में क्या घूम फिर कर कांग्रेस यहां नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही मोहर तो नहीं लगाती हुई नजर आएगी? और अगर यहां ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां कांग्रेस द्वारा उतारा जाएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।